पहली बात क्या है, कुछ लग जाए। क्वेश्चन छोटा सा ही है, मैं नहीं लगाऊंगा। जब क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें लगाना पड़ सकता है, तुम्हें लगाना पड़ सकता है, तो यही बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक वर्गाकार टुकड़ा रखा है, क्या रखा है, सॉरी वर्गाकार बोलते हैं, क्यूबोइडल, घनाकार, घनाकार या घनाभाकार टुकड़ा रखा है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, ये है लंबाई, देखो समझो ध्यान से, गलती कहाँ होती है, ये लंबाई है, चौड़ाई है बी, ऊंचाई है एच, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं गुणा भाग करके करंट डेंसिटी लगाने को कह रहा है, क्या लगाने कह रहा है, करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल टू आई अपॉन ए। अब क्षेत्रफल दो तरीके से होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यही खत्म हो जाता है मामला कि किन दो की गुणा करके क्षेत्रफल है। और सबको पता है साफ साफ कि करंट इधर बह रही है तो एच और बी की गुणा होगी, क्योंकि करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट अभी दिख रहा है नहीं, तो ये तो अभी दिख जाएगा, चित्र थोड़ी बनता है, बना हुआ आता है तो खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, तो सब खत्म है। तो ये जो चीज गलती होती है ना, ये सब कुछ डुबा के ले जाती है, तो इस चीज को ध्यान समझना। तो हाँ, उन्होंने फील्ड दिया, मैं फील्ड बताने वाला था। देखना होल इफेक्ट कितने नंबर मिल गया। फील्ड की वैल्यू होती है आर एच, वही आर एच वेक्टर बी वेक्टर जे, आर एच वेक्टर बी वेक्टर जे करंट डेंसिटी होती है। उन्होंने कहा ये फील्ड इतना होता है, बात समझ आ गई। इसी इफेक्ट को होल इफेक्ट कहते हैं, ठीक। किस डायरेक्शन में है फील्ड, नीचे रहेगा, फील्ड नीचे हो तो इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा, कैसी बात करते हो, फील्ड ऊपर डायरेक्शन में होगा, फील्ड ऊपर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, फील्ड ऊपर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है फील्ड, प्लस जेड एक्सिस। हाँ, यही चीज पूछना चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में, प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये हो गया फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया प्लस जेड एक्सिस। अब तुम जिस तरीके से पढ़ पाओ, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, जिस तरीके से पढ़ पाओ वो तुम्हारा विवेक रहा। कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, जब कभी किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के स्पेसमैन को, कंडक्टर सेमीकंडक्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होल भी दौड़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी दौड़ सकते हैं, तो हमारे जब किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के स्पेसमैन को किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके जो चार्ज कैरियर है, वो चार्ज कैरियर फील्ड की तथा करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन चार्ज कैरियर क्या होते हैं, डेविएट होने लगते हैं, ये कह सकते हैं। उसको परपेंडिकुलर पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे होल पोटेंशियल कहा जाता है, और इस पूरे इफेक्ट को होल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये था होल इफेक्ट के बारे में। इसे मिटाता हूं। उन्होंने बताया कि होल इफेक्ट के जो कोरस्पॉन्डिंग फील्ड निकलता है, उस फील्ड का मान बताया उसने, देखो कितना बताया, कितना है, क्या था भाई, आर एच बी जे, ये फील्ड बताया था, ठीक है जी। करंट है, क्या था ये, करंट की डायरेक्शन। कितना गंदा करवा दिया यार तुमने, तो इतनी मुश्किल से इतना साफ चित्र बना, सब खत्म कर दिया, एकदम से वक्त बदल दिया, बात बदल दी। गौरव ने मेरे कान में कहीं पूछी है, ये होता है अक्सर बीएससी में, ये तो चीज होती है, काम जो चल रहा हो वहां से इंसान हट ही आता है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, समझ में आने तो आ गया, ठीक है। नहीं गया तो मान के चलना फिलहाल के लिए, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, धीरे धीरे जब खुद करोगे, घर जाके एनालाइज करना, ठीक है। खुद हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम किसी चीज को पूछ रहे हो, तो तुमने अगर पूछ भी लिया है, उस पर समय खर्च हुआ, तो घर जाके तुम उसमें लगभग 70% योगदान खुद की सोच का दो। खाली दूसरे की सोच पे चलोगे तो हो सकता है सामने वाला गलत बता दे, अपने भी कुछ योगदान दे। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे थे, नीचे की ओर मूव कर रहे थे, ठीक। ये चीज है, और यहाँ से पोटेंशियल दिया है, लेंथ वेंथ भी मान ली थी मैंने, क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पोटेंशियल अप्लाई करा और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर मूव करेंगे, नीचे की ओर, बाय लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे मूव करेंगे, ईबीवी फोर्स नंबर 1 हो गया, ठीक है। लेट एंड ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन a perpendicular field is applied, let this field is EH, बात समझ आई। मैंने ये मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन थे, इसका मान याद रखना कितना है, आर एच ई बी जेड, ठीक है। EH है तो EH फोर्स कितना लगाता है, F = QEH, यही होता है। नहीं समझ आएगा, ठीक। इसकी चौड़ाई को कुछ मानो, इस चौड़ाई को,
इसको बी मान लो, समझ में आ रहा है? ऊंचाई लेके नहीं चल रहे आज, चौड़ाई तो नीचे वाली होगी ना, कुछ ही मान लो। एक्चुअली इसमें ये ऊंचाई का तब एग्जिस्ट करता है ना जब कोई ग्रेविटी चल रही है, तो ऊंचाई मायने भी रखती है कि हाँ भी ऊंचाई है, पोटेंशियल चेंज हो गया। बी ले लो। और अब ये है ना कि एच जो है मैकेनिकल टर्म लगती है। अब एच मैकेनिकल टर्म लगती है, हाइट लग रही है। अब किसी क्वेश्चन में आर्टिकल में हाइट आने लगी तो लगता है कुछ मैकेनिक्स चल रहा, वरना एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में जब चलोगे तुम्हारा बी मिलेगा, बी ले लो। क्या मिलेगा? बी मिलेगा, क्योंकि इस चीज को अगर ऐसे लुढ़का है तो हाइट बेस बन गई, तो इसलिए बेस भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या लेके चलते हैं? बी लेके चलते हैं। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन को मैं जरा दूसरे कलर से बनाता हूँ, मेरा मन है कि मैं दूसरे कलर के इलेक्ट्रॉन बनाऊं, क्योंकि तुमने बहुत उन्हें सता दिया। तो ये अब मन है कि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाऊं। ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं? करंट कहाँ फ्लो हो रही है? उस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? नीचे की ओर मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करें इसका मतलब फील्ड कहाँ है? ऊपर की ओर। और E बराबर V अपॉन डी फॉर्मूला पढ़ा हो तुमने, E बराबर V अपॉन डी। तो इसका मतलब फील्ड जो है E वो V लेंगे हम, कोई भी लो पोटेंशियल, जैसे V हॉल कह रहा हूँ क्योंकि ये भी हॉल है, और D चौड़ाई क्या होगी? यहाँ की चौड़ाई B अपॉन B। तो ये मान यहाँ रखेंगे, F इक्वल टू Q VH अपॉन B या माइनस के EVH अपॉन B, इक्वेशन 2 एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम दोनों को बराबर कर दो, करोगे बराबर कितना आएगा? एफ मैग्नेटिक बराबर एफ इलेक्ट्रिक, कितना है मैग्नेटिक? कितना था? ई वी बी इक्वल टू माइनस का ई वी एच अपॉन बी। बात समझ आ रही? कुछ कटा और क्या कटा अभी? और कुछ नहीं कटा ना, कुछ ना कटा। पक्का? कितना है? v इंटू बी इक्वल टू माइनस का वी एच अपॉन बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्या समझ आई? ठीक, ये याद रखना। कितना है बताओ? आर एच बी जे, ई एच बराबर आर एच बी जे। अच्छा, अनुगमन वेग का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ए ई टो बाई एम। देखो बताओ क्या है? वी नो ए ई टो बाई एम। वी नो दैट। तो सॉल्व बताओ, आई बराबर क्या होता है? एन ई बी डी। एन ई ए बी डी, वी डी नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट मान लो, तो कितना आ गया? ए वी डी आ गया। ठीक, ये एन ई ए वी डी कह दो। इसको नीचे लाएंगे कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, अब ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नीचे डायरेक्शन। ठीक, एन ई ए वी डी। करंट की डायरेक्शन क्या है? इधर तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम यूज करेंगे वो इस वाले करंट की वजह से चलेंगे ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? वी एक्स। तो यहाँ वी एक्स मान के चलेंगे। आई अपॉन ए को जे कहेंगे, तो जे एक्स इक्वल टू कितना आ गया? एन ई वी डी। वी डी लेके चल रहा हूँ। करंट लाइन तो समझ में आई? करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, जे एक्स आगे। ठीक 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 ठीक। वी डी ये क्या चीज है? वेलोसिटी। ये भी क्या है? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को इसमें यूज करो। कितना है बताओ? जे एक्स अपॉन एन ई। जे एक्स अपॉन एन ई। जे एक्स अपॉन एन ई। अपना जो पहला रिलेशन था फील्ड का कितना था? ई एच इक्वल टू कितना था? आर एच बी जे। आर एच बी जे, बी डॉट जे। आर एच बी जे। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं इतना रहने दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं बराबर माइनस का ई एच, कैपिटल ई एच। आप समझ क्या करूँ? ये कर लिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस का ई कैपिटल ई एच, ऐसे कर लिया और यहाँ बराबर कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? ई वी बी। और इसका कितना था? ई एच। ओके, माइनस का ई एच। ठीक है, ई से ई कैंसिल हो गया तो कितना है ना? वी इंटू बी इक्वल टू माइनस के ई एच। इक्वेशन 3 मान लिया। क्या? ई कट गया, स्मॉल ई कट गया, सॉरी। ई एच इक्वल टू कितना आ गया? इतना आ गया, माइनस का ई एच। ठीक है, यहाँ से वी डी का मान था, वी मान लो और वी का मान निकालो, कितना आएगा? जे एक्स अपॉन एन ई इक्वल टू वी डी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 मान रखो।
मान बताओ कितना आ गया। सो v का मान कितना है, jx अपॉन n इंटू v इक्वल टू माइनस के EH एम्प्लाइज EH का मान कितना आ गया, EH आ गया माइनस का 1 अपॉन NE इंटू JXB, ठीक है। बट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन द स्टैंडर्ड DARD फॉर्मूला FRME वाला फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या था जो EH का था, RH BJ वही था। कंपेयर करें कितना है एम्प्लाइज, RH इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन NE, दिस इज कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट and it is positive for hall and negative for इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हॉल फिजिसिस्ट है और हॉल पार्टिकल भी है, तो दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। जनरल से कैलकुलेशन थी, आपको आर एच इक्वल टू 1 अपॉन एन ही प्रूफ करना था, वो याद रखना है। और बाकी जो अगर जो ये समझे कि क्वेश्चन इसके भारी आते हैं तो क्वेश्चन में इतना याद रखेंगे कि आपको लोरेंज फोर्स का पता होना चाहिए, मैग्नेटिक का पता होना चाहिए, कुछ गुणावार का नहीं। जो कोई क्वेश्चन हो मैं दिखाना, मैं बताऊंगा आपको कि बिना इसके काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बोला हॉल कोएफिशिएंट निकालो, सीधी बात है, ये पूछ रहा है। हॉल वोल्टेज निकालो, सीधी बात है, ऊपर नीचे वोल्टेज पूछ रहा है। हॉल फील्ड निकालो, तो हमें पता होना चाहिए हॉल फील्ड किसका नाम है, हॉल वोल्टेज कितना, हॉल कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। बस यही 3 चीज पूछेगा, बाकी और भी डेरिवेशन में चीजें हैं वो करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है, हॉल वोल्टेज, हॉल फील्ड। तो अगर ये भी ना पढ़ो तो भी हम देख के निकाल दो, E इक्वल टू V अपॉन D से, समझ में बात। और ये भी आपको लगाना आना चाहिए, X टू 1 अपॉन क्या है, इसमें इंक डालो, हम वो पढ़ते हैं ओपैम्प के बारे में, ओपैम्प किसे कहते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी, तो कल से मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नहीं, क्लासिकल दोनों खतरनाक है कि स्ट्रेटजी स्टार्ट करके बिल्कुल ऐसी जगह खत्म करा है। क्लासिकल या क्वांटम ऑप्शन आ रहा है, इसे मिटाते हैं। पहले क्वांटम पढ़े भैया, और मुझे क्वेश्चन बताना है यार, ठीक है। इसका क्वेश्चन मिले तो हॉल इफेक्ट के, ठीक। देखो एंड में किसी चीज समझे, कोई पार्टिकल है वो किधर जाएगा डिसाइड करेगा, कोई बात नहीं। देखो भाई ओपन देखो, ओपन के क्वेश्चन देखो और फिर फिनिश करते हैं। I will not remove and edit, I will just apply this in same way. Yeah, everyone should know that how we conclude the result over minus Vx and Vx also. Yeah. सही है, खाओगे? was very good operational amplifier. OPR. बढ़िया था मामला। OPR NA Operational amplifier। TIONL operational amplifier क्या कुछ नहीं। अगर जिसको इसकी स्पेलिंग समझ नहीं आती उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको पूरे को मिटाओ OPM। और आप ये भी लिख सकते हैं जो आपको बहुमुखी लोगों सुनने को मिलेगा, #OPAMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर का शॉर्ट फॉर्म नेम, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके बारे में अंदर तक क्यों नहीं जाते, जैसे कि आप गेट के अंदर नहीं जाते, जैसे कि आप गेट के अंदर नहीं जाते। जैसे आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, इसमें एंड गेट होता है और गेट होता है। कभी आपने ना तो ये जिज्ञासा देता है कि y इक्वल टू ए डॉट बी क्यों हो रहा है और ये बार भी क्यों हो रहा है। वैसे आप यहाँ भी जिज्ञासा जताने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोशिश जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक से स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, समझ। एक जस्ट एक डिजिटल सर्किट होगा जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, तो आप समझ जाएंगे हाथ डालना बेकार है। जो सर्किट, जो आईसी चिप मान लो या कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, जिस ट्रांजिस्टर के अंदर एनपीएन पीएनपी वर्किंग है, चार्ज पार्टिकल भाग रहे हैं, उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं। 16-17 ट्रांजिस्टर अंदर बड़े पड़े, तो उसको समझना कठिन है। तो हम जस्ट उसके डायग्राम को समझेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझेंगे, और अगर आइडियल ओपैम्प हो तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी जानने के बाद सीधा क्वेश्चन लगाएंगे और आपका लगभग 15 से 20 मिनट में आप ओपैम्प के बादशाह बन जाएंगे। ऐसा लगता है ना, जो क्वेश्चन आता है होता नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है उससे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है। ओपैम्प 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 ये इसलिए भी गिर रहा था ना जैसे, तो इसलिए मैंने दे दिया।
ये है आपका ओपैम्प। इसमें काफी अलग तरीके से देगा, बस बेसिकली समझते रहना कि पढ़ाया क्या जा रहा है। आपको पता चलेगा एक मेन लाइन आएगी और वो पूरे ओपैम्प को खत्म कर देगी, बिल्कुल मेन लाइन है। ओपैम्प को डील करने से पहले मैं कुछ बेसिक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डील कर लेता हूँ, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ पाएं कि ओपैम्प क्या है। जैसे कि बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं कि आपका रेजिस्टेंस आपने सुना होगा इस तरीके से होता है, आपने कैपेसिटेंस आपने सुना होगा वो इस तरीके से होता है, आपने डायोड सुना होगा वो डायोड कुछ इस तरीके से होता है, और आपने इंडक्टर सुना होगा इंडक्टर कुछ इस तरीके से होता है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए ओम का नियम लगाते हैं, V इक्वल टू IR होता है पोटेंशियल के लिए। इसके लिए V इक्वल टू कितना Q इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V इक्वल टू Q by C होता है। इसके लिए फॉर्मूला डायोड के लिए डायोड करंट पता होना चाहिए, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस की VD अपॉन ईटा VT। मालूम पक्का है ये। और इसके लिए कितना होता है V इक्वल टू माइनस के dt, इसे EMF भी कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं भी लग जाएंगी आंख बंद करके। समझ में बात सही है भाई? ठीक है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। थेवेनिन्स थ्योरम में आपने एक चीज पढ़ी होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना। मुझे नहीं पता कि कौन लोग BSc फर्स्ट ईयर का वो लेक्चर बंक करके आएंगे जहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना सिखाया जाता है। बहरहाल वो बहुत बड़ा केस होता है, और एक जब टीचर लिखवाता है ज्यादातर टीचर से डायरेक्ट लिखवा देते हैं, तो उसमें वास्तव में वहां पे नॉर्मली 2-3 बार ओम्स लॉ लगता है, कुछ नहीं। मैं जल्दी बताता हूँ, आप समझेंगे। ये आपने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा होगा, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। सबने स्टेटमेंट बताइए थेवेनिन्स थ्योरम के। भूल गया मैं। तो फिर क्यों कर रहा था? हिचकी तो मतलब वो गले में खराश था, ठीक कर रहा है, बोलने वाला है। किसी 2 टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क जो बहुत सारे EMF सोर्स ऑफ EMF लगे हों, किसी 2 टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें 2 सोर्स ऑफ EMF लगे हों और बहुत सारे इंपीडेंस लगे हों, को ऐसे सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक EMF सोर्स एक इंपीडेंस के साथ सीरीज में लगा हो। ये है आपके। तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और ये आपका E है। ठीक है, E है। और आपको यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। लोड होता है यहाँ पर, सॉरी ये होता है लोड। क्या होता है? लोड ZL। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या निकालते हैं? E नोट जो आप निकालोगे ओपन सर्किट वोल्टेज। ध्यान समझते हैं ना थेवेनिन थ्योरम। क्या करते हैं? वोल्टेज के सामने वाले रेजिस्टेंस से गुणा EZ3 और इन दोनों रेजिस्टेंस का योग Z1 प्लस Z3। आप जाके चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये होता है EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो मैं इसे जब लगाऊंगा तो आप वहां पे विस्मय ना करें कि कैसे लगा ओपैम्प। ठीक, ये कहाँ पढ़ा जाता है? थेवेनिन थ्योरम पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं ओपैम्प जो है वो देखने में कैसा दिखाई देता है। ये बिल्कुल आपको नोट गेट की तरह दिखाई देगा। और बात आएगी क्या अंतर होता है नोट गेट में, तो इसमें साइज का अंतर होता है। नोट गेट में आपका जो होगा वो साइज में छोटा बनाया जाता है, और ओपैम्प साइज में बड़ा बनाया जाता है, और इसमें प्लस और माइनस भी दर्शाया जाता है जो इसकी पोलरिटी को शो करते हैं। कैसे समझते हैं? ओपैम्प का सिंबल। तो ओपैम्प का सिंबल क्या होता है? नोट गेट की तरह होता है। ठीक, इसमें 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और नेगेटिव कहा जाएगा इन्वर्टिंग वोल्टेज। इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग इन द सेंस, इन्वर्टिंग किसे कहते हैं? इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। साइन का कोस, कोस का साइन। तो वैसे चीज आपको देखने को नहीं मिलती। स्टार्ट करते हैं। ये ओपैम्प का सिंबल है, ओपैम्प का सिंबल इस प्रकार से बिल्कुल नोट गेट की तरह। ये आपको आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल बारीकी समझते रहना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैं ज्यादा चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई है चीजें इसके बारे में। ठीक, 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इन दोनों पे क्या लगाया जाएगा? इनपुट अप्लाई किया जाता है। इनपुट क्या होता है? पोटेंशियल करंट होता है। इस वाले टर्मिनल को 1 कह दो, इस वाले टर्मिनल को 2 कह दो। तो जो 1 वाला है, जो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है, पॉजिटिव वाले को कहा जाता है क्या? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और इसे क्या जाता है नेगेटिव वाले को? इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक, बात समझ गए? यहाँ पर 2 ऐसे करके डंडे भी खींचे रहते हैं जो सैचुरेशन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सैचुरेशन को। प्लस का पॉजिटिव सैचुरेशन क्या कहते हैं? तो सिंबल क्या होता है? बी सैचुरेशन। प्लस का V सैचुरेशन, और ये माइनस का V सैचुरेशन, जो कि बनाया नहीं जाता पर होता है। ऐसे TURATION सैचुरेशन। ठीक है, अगर ये ओपैम्प आइडियल हो, आदर्श ओपैम्प हो, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प, कैरेक्टरिस्टिक CHARACTER, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपैम्प।
आइडियल ओपैम्प। ओपैम्प, ये याद करनी है आपको प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर ये एक आइडियल ओपैम्प है तो आउटपुट लूप गेन इन इज इनफाइनाइट। आउटपुट ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। इसका मान होगा ए इक्वल टू, ये आपको बिल्कुल एमएसक्यू में डायरेक्ट रकम मिल सकता है। नंबर 2, इनपुट इंपीडेंस इज इनफाइनाइट। इनपुट Impedance is infinite and output is 0. impedance is infinite. Number 3, output impedance is 0। आइडियल की बात चल रही है। आउटपुट impedance is 0। चौथा, bandwidth is finite। bandwidth is finite। और पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट ड्रिफ्ट विद टेम्परेचर। पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट ड्रिफ्ट विद TMPREATURE टेम्परेचर। स्पेलिंग लेट्स करेक्ट, TEMPERATURE टेम्परेचर। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेम्परेचर बदलेगी नहीं। अगर कोई आइडियल ओपैम्प है तो दो कौड़ी का ओपैम्प नहीं होगा। ये नहीं कि गर्म करने पर उसकी क्रियाविधि बदल जाए, मतलब कि धारा कम ज्यादा हो, डिस्टर्ब हो जाए, फट जाए, तो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इनपुट इंपीडेंस हाई होगा। इनपुट इंपीडेंस हाई इतना होगा कि आप यहाँ से कोई भी चीज इसके अंदर डालेंगे तो डायरेक्ट जाएगी नहीं। यहाँ पे अंदर कोई ना करंट जाती है ना वोल्टेज जाता है, कुछ भी अंदर नहीं है। ठीक है, काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा, यहाँ से कोई तार जोड़ेंगे, यहाँ से कोई तार जोड़ेंगे, इस प्रकार के जोड़ेंगे। अब अंदर क्यों नहीं जाता वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ट्रांजिस्टर उसमें हमें नहीं जाना है। क्वेश्चन देखना, बहुत मक्खन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बस सिंबल पहचान जाना। सिंबल क्या होता है? ये ओपैम्प का ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। नेगेटिव वाले को इन्वर्टिंग कहते हैं, नेगेटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है और बैंडविड्थ फाइनाइट होती है। और लास्ट वाला क्या? कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो हमें पढ़नी थी वो तुम्हारी बुकलेट से पढ़नी थी। बाकी बात करते हैं अपने बुकलेट के हिसाब से। तो पकड़ो से, अब देखो तुम्हें कैसे ओपन तुम्हारा खत्म करता हूँ। ये आ गया हमारे पास थोर की किताब, ये ओपन खत्म कर देंगे। ये पकड़ो, अब ये देखते रहो, गौरव ध्यान दो, लापरवाही नहीं। कई बोलो समझ में आ गया, अब तो मैं खुद करूंगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे करके जाते हैं, पेपर बना होता बस। I1 is equal to I2। I1 is equal to I2, हाँ, फीडबैक। ठीक, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलना है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं। तो ये ओपैम्प है आपका, इसका आउटपुट किधर की तरफ जाएगा समझते हैं ध्यान से। हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहे हैं। ये दो प्रकार का डील कर सकते हैं। जैसे कि हम जो बेसिकली अगर आपको किसी को पढ़ना पड़ जाए, समझना पड़ जाए, ओपैम्प देने होगे कि इट इज अ डिजिटल सर्किट व्हिच हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म एंड सिंगल आउटपुट व्हिच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, फाइनाइट जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज फॉर आइडियल ओपैम्प, दिस फॉर आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प कंडीशंस है। अब क्या आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? आउटपुट का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? आउटपुट का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये ओपैम्प या तो पॉजिटिव सैचुरेशन में जाता है या नेगेटिव सैचुरेशन में जाता है। ये ओपैम्प या तो पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा या नेगेटिव सैचुरेशन में। पॉजिटिव मतलब सैचुरेशन मतलब क्या होता है? सैचुरेशन मतलब संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब उससे ज्यादा मान नहीं हो पाना। तो या तो पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू दे देगा या नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू देगा। डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू होगा, इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे समझ जाएंगे हम कि ये क्या चीज देता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प, हैशटैग आउटपुट OUT आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। क्वेश्चन समझ जाएगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये या तो प्लस का V सैचुरेशन देगा या माइनस का V सैचुरेशन देगा।
और ये कोई मान नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की और उसका आउटपुट लोड करने की कोशिश करते हैं, और आप पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और एक ही क्वेश्चन है जो आपको पूरा एग्जैक्ट इसका आउटपुट लोड करने बता देगी। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और उससे इसका आउटपुट लोड करने की कोशिश करता हूँ। कैसा हो, मैंने क्या बताया था? अब इनपुट डिसाइड करेगा, फाइनल इनपुट डिसाइड करेगा कि इसका आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन में जाना है या नेगेटिव सैचुरेशन में जाना है। एक क्वेश्चन आपको बता देगा कि कैसे लोड करना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, आप बुकलेट में हो जरूर करें, और एक ही क्वेश्चन से मैं आपको बता दूंगा कैसे। और वो भी क्वेश्चन सबसे भारी वाला है मेरे पास, सबसे भारी वाला क्वेश्चन रखा है जो भारी बन सकता हो। ठीक, चरण सिंह जी, अब करते हैं स्टार्ट। उस क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्वेश्चन है कि एक ओपैम्प हमारे पास है, ये अब पढ़ने वाली पेपर, ये लो इस चीज को संभालो तुम, अब सही है। तो अपने पास ये आ गया क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, देखो अभी मैंने आपको बताया कि आप कभी किसी ओपैम्प का, आइडियल ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे करोगे? पहली बात तो ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेशन में जाता है, या तो पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा या नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा। ये बात मैंने अभी आप तक बताई। अब बात करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सैचुरेशन कर्व या कैरेक्टरिस्टिक टेबल खींचने को, कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने को कहते हैं, कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन ओपैम्प ऑफ एम्प। देखो कैसे दे रखा है, ये ओपैम्प है और ये दो इनपुट होते हैं, ये तो पता ही था। इनपुट में नाम लिख रखा है, एक का नाम है कोस टी और एक का नाम है साइन टी, और सैचुरेशन लिमिट दे रखी है प्लस के 15 वोल्ट और माइनस के 15 वोल्ट। मैं बता रहा हूँ कि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन बनेंगे, सबसे टफ क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस, क्योंकि शॉर्ट नोट है और शॉर्ट नोट में क्या है, इंपोर्टेंट चीज रखी जाती है, वो इंपोर्टेंट चीज समझी जा रही है, समझेंगे। तो ये अब बात आ रही है इसका आउटपुट कैसा प्लॉट होगा, इसका आउटपुट। तो इनपुट में आप देख रहे हैं कि इनपुट में क्या है, प्लस के बंदे ऊपर होगा, इसे प्लस के बंदे ऊपर दे रखा है क्या? वो कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेशन लिमिट पता मुझे कितनी है, प्लस के 15 से माइनस 15 तक, ये कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना लिखो तो भी चलेगा, क्वेश्चन में कहीं लिखता भी नहीं। करना क्या है कि इसके इनपुट में दो पीरियोडिक फंक्शन है, तो पहले इनपुट में दो पीरियोडिक फंक्शन है, उसे डील करना है और उसके संगत आपको बताना कि आउटपुट क्या हो, ठीक है। तो मैं इनपुट में दो कर्व खींच रहा हूं, ये है इनपुट, क्या नाम है इसका, इनपुट, ये हो गया इनपुट। कोई दिक्कत? किसका है? साइन का। किसका है? इसके संगत आउटपुट खींचनी है, ठीक है। अब आएगा मजा, खींचो कैसे। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ड्रॉ करूं रिलेटिवली, तो ये पॉइंट यहां पड़ेगा। इसके पीछे पीछे की बात करते हैं, इसके पीछे पीछे की बात करते हैं, इस पॉइंट से पीछे की बात करते हैं। तो इस पॉइंट से पीछे ये आउटपुट कैरेक्टर्स खींचने जा रहा हूं, आप बताएंगे कि किसका मान ज्यादा है, डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंट। ध्यान से, ये वाला कर्व किसका है, कोस का, कोस टी का। ये वाला कर्व किसका है, साइन का, साइन टी का। डिफरेंस अगर देखें तो किसका मान ज्यादा है, कोस का। इसका मतलब अगर यहाँ सोल्व करेंगे तो कोस की टर्म बचेगी। कोस कौन से टर्म में पे है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा, मतलब ये प्लस के 15 वोल्ट देगा यहाँ पे, प्लस के 15 वोल्ट। समझ आ रही बात? समझ आई? ठीक, आगे चलते हैं। यहां देखेंगे कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, बात समझ आ रही? यहां से यहां तक किसका मान ज्यादा है, साइन का। साइन का दिख रहा है, और साइन क्या देगा, माइनस के 15 वोल्ट देगा, नेगेटिव सैचुरेशन। अगले में कोस ज्यादा है, कोस क्या देगा, पॉजिटिव सैचुरेशन। बन गया लो कैरेक्टरिस्टिक टेबल। और अगले में साइन ज्यादा है तो ये इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म है, ये इसका कर्व होता है। बात समझ आ गई? इसको करके चलो, याद रखेंगे अगर कभी कोई आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो वो मैथ में 0 होता है। मैथ में क्या होता है, 0। फिजिक्स में बोलेंगे डिराक डेल्टा।
डेल्टा या स्पाइक। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो डिराक डेल्टा स्पाइक होगा। उदाहरण के लिए अगर मुझे इस कर्व का, ये जो कांस्टेंट है ना कर्व, इसका डिफरेंशिएशन मुझसे पूछा गया तो मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन डिराक डेल्टा होगा। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और आप याद रखेंगे कांस्टेंट। देखो कैसे बताऊं, देखो कांस्टेंट ऐसे ही बताता हूं। देखो ये है डिराक डेल्टा, सुनो ये क्या है, डिराक डेल्टा है। इसका इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो वह पैराबोला बनेगी। सॉरी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कांस्टेंट इंटीग्रेशन पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही बोला। स्ट्रेट लाइन का करेंगे तो पैराबोला बनेगा। इस अंकों में याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक दो तरीके की, समझ में आया क्वेश्चन? फीडबैक दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अगर तुम आउटपुट का कुछ भाग लेके पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाओगे तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, और आउटपुट का कुछ भाग लेकर नेगेटिव टर्मिनल से मिलाओगे तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और इतना याद रखेंगे फीडबैक करते समय दूसरे को हम अर्थ करके रखेंगे, अर्थ में अर्थिंग करके रखेंगे। ठीक है, हैशटैग फीडबैक, फीडबैक। ये ओपन पे तुमने बहुत क्वेश्चन करे थे इसके, फायदा कुछ नहीं, वो ना था वी आउटपुट। हाँ तो वो अनुभव बटोरना पड़ता है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन आया था। नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा फीडबैक है और अभी कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक दिखाना हो तो पॉजिटिव। और इसी को भाई नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई नहीं? ठीक, इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। अब बताओ इनपुट किस में है, ये बताओ इनपुट किस में? ओवरऑल देखो, फाइनली ये तो ग्राउंड है। इनपुट किस में? नेगेटिव में। नेगेटिव में कहते हैं इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग कहते हैं ना, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। क्या नाम है इसका? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका नाम क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बात समझ आ गई? ठीक, अब बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के टाइप के बारे में, या आप इसमें गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उन गेन के बारे में बात करते हैं। ठीक, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में तो जैसे कि हमें साफ तौर पर स्पष्ट हो गया, इसे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। अब इनके गेन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और वोल्टेज वगैरह भी देगा। तो इतना उतारने के बाद आप बता देंगे गेन इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब एक एक करके फॉर्मूला आएंगे गेन के, वो याद रखना। हमें ओवरऑल निकालना क्या है? गेन निकालने को आएगा या आउटपुट निकालने को आएगा? सही है, समझते हैं। हैशटैग गेन इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो ध्यान से, ये आपका एक ओपन है, तो ये बातें मत करो, और ये बताना है गौरव इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है। बता, बातें मत कर बे। इन्वर्टिंग है। एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, क्या कहते हैं उसे? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये कहता है, यह फीडबैक रेजिस्टेंस के ऐसे शो करते हैं, और ये R1 है, करंट का नाम I1 है जो इसमें फ्लो हो रही है, आउटपुट निकालना है प्लस। तो हमें पता है कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नाम क्लियर है? इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक होता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है कि यहां से जो पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर क्यों जीरो है? क्यों तार है, सेम तार से पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो है, उसे वर्चुअली मान सकते हैं कि वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर भी होगा। बात समझ आ गई? जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ पे जीरो होगा,
करंट यहाँ जा नहीं सकती, इसका मतलब जो करंट यहाँ से पैदा हो रही वही करंट यहाँ पहुंचेगी और वही आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ की करंट को अगर मैं I1 मान लूँ और यहाँ की करंट को I2 मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ I1 इक्वल टू I2। सो वी कैन से I1 डायमेंशनली इक्वल होता होगा ना I2 बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, बाय वर्चुअल ग्राउंड क्या कह रहे हैं, डायमेंशनली इक्वल होता होगा ना मेरे ख्याल से, न्यूमेरिकली तो इक्वल नहीं होंगे। क्या चीज I1 इक्वल टू I2 न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं रियल में भी। हाँ, यहाँ से जो फ्लो होगा वही वहाँ पहुंचेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। देखो I1 इक्वल टू I1 का मान कैसे निकालेंगे, I1 का मान देखो निकालते हैं ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I का मान कितना होगा, V अपॉन R। सही है, नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अब I का मान कितना होगा, I का मान कितना होगा, इसको नीचे ले आओ, कितना होगा, V अपॉन R इक्वल टू I। यहाँ V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, ये होता है I का मान। कोई डाउट ना, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, V इनपुट और 0 है, B इनपुट